सर कैंसर एक्चुअली है क्या? मतलब लोग कई पूछते हैं कैंसर कैसे पता लगेगा कैंसर। धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, उनको ये कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। क्या कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? बिल्कुल जी, कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। शर्त यह है कि कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए। कैंसर का रियल कॉज क्या है? ऐसा कोई भी चीज जो म्यूटेशन कर ले वो कैंसर कर सकता है। जेनेटिक लेवल पे डिस्टरबेंस की वजह से कैंसर बनता है। कितना स्पेशलिस्ट बना जा सकता है कैंसर के लिए? डॉक्टरों की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब तक वो प्रैक्टिस करते तब तक उनको पढ़ाई करनी होती है। कैंसर के वो कौन से लक्षण हैं जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? कैंसर के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं। कई लोग होते हैं कि पैसा बनाने के चक्कर में बहुत सारी दवाई चल रही हैं और ये बढ़ता जाता है। देखो, गलत फहमियों का कोई इलाज नहीं, ये सारे मिथ है। सर क्या हर गांठ कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो कैंसर छुआछूत की बीमारी है कि भैया हमसे मिलाएंगे तो हमें ट्रांसफर ना हो जाए? इसके लिए जितनी अवेयरनेस हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अवेयरनेस काफी कम है। आयुर्वेद में या फिर यूनानी में कैंसर का इलाज संभव है? जो दावा ठोकते हैं कि भाई कैसा भी पेशेंट ले आओ। मैं क्योंकि वो पैथी मैंने पढ़ी नहीं है तो उनके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं रहे। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मरीज नहीं पूरा परिवार डर और चिंता में डूब जाता है। लेकिन क्या आज भी कैंसर का मतलब जीवन का अंत है? क्या समय रहते पहचान और सही इलाज से इस बीमारी को हराया जा सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर के चौधरी साहब। कैंसर की पहचान, आधुनिक जांच, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और तमाम कैंसर के उपचार क्षेत्र में इनका वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने हजारों मरीजों का इलाज किया है और अनगिनत परिवारों को नई उम्मीद दी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर। और सबसे पहले आपसे पहला सवाल करता हूँ सर कि कैंसर सुना है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये कोई भ्रम है या पहले कैंसर की जांच नहीं होती थी, आजकल ज़्यादा होने लगी हैं, ये वजह है? आपने सही बोला कि कैंसर वास्तव में तेजी से बढ़ रहा है। इसके दो पहलू हैं, दो कारण हैं जी। पहला, एक्चुअल में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके तमाम कारण हैं, उन कारणों पे हम आएंगे। दूसरा, वास्तविक में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता भी बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ी है। पहले के ज़माने में जो कैंसर के लोग बिना डायग्नोसिस के डेथ हो जाती थी जी। तो वो कैंसर के केसेस में काउंट नहीं होते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जागरूकता की वजह से वो जल्दी डायग्नोसिस भी हो रहे हैं और वो भी काउंटिंग में ज़्यादा आ रहे हैं। उपचार भी अच्छे से हो रहा है। सर कैंसर एक्चुअली है क्या? मतलब लोग कई पूछते हैं कैंसर कैसे पता लगेगा कैंसर है? ये बड़ा बहुत जायज़ और वैलिड क्वेश्चन पूछा है। कैंसर को इस तरीके से समझिए कि हमारे शरीर में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है जी। वो बड़ी कंट्रोल ग्रोथ है। जैसे कोशिका के बारे में सुना होगा आपने, तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बड़ी कंट्रोल होती है। और सपोज करो उन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका खराब है तो हमारी बॉडी का सिस्टम उस एक को डिस्ट्रॉय कर देती है और 3 से 6 बना देती है। जी। और 6 में से सपोज एक खराब है तो उसको डिस्ट्रॉय करके 5 बची हुई जो नॉर्मल है 5 से 10 बना देगी। तो इट इज़ वेल कंट्रोल। लेकिन जैसे आपके अंगूठे की लेंथ फिक्स है, आपकी नाक कितनी होनी वो फिक्स है, वो जेनेटिक लेवल पे हो जाएगा। कैंसर में जो जेनेटिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मैकेनिज्म है, कंट्रोल मैकेनिज्म, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और एबनॉर्मल सेल की होती है। तो जो सेल नॉर्मल नहीं है और उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो सेल 1 से 2 ना होकर 1 से 100 हो जाती है, 100 से 1000 हो जाएगी, 1000 से 10,000 होगी और वो सारी की सारी सेल खराब सेल है। इसी को कैंसर बोलते हैं। कैंसर का मतलब हम कहते हैं कि कैसे होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कैंसर का रियल कॉज क्या है? यानी कि पॉल्यूशन से हो रहा है, खराब लाइफस्टाइल से हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैंने ये बता दिया कि कैंसर क्या है। मैंने बताया कि जेनेटिक लेवल पे डिस्टरबेंस की वजह से कैंसर बनता है। अब ऐसे तमाम कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जो जेनेटिक लेवल के इस तरीके के डिफेक्ट पैदा करते हैं, जो हम साइंटिफिकली मेडिकल लैंग्वेज में म्यूटेशंस बोलते हैं। जो कोई भी म्यूटेशन, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो म्यूटेशन कर ले वो कैंसर कर सकता है। इसमें बहुत सारे जो आमतौर पे कारण है वो पॉल्यूशन है,
स्मोकिंग है, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में है, और कुछ परसेंटेज 10 से 12% पेशेंट जो होते हैं वो हेरिडिटरी कैंसर होते हैं, जिसमें फैमिली में वो म्यूटेशन रन करता है। अगर किसी को म्यूटेशन वो है और किसी को उससे कैंसर हो गया तो वो म्यूटेशन पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट प्रोजेनी में, और उनको भी कैंसर होने की खतरा बढ़ जाता है। दादा परदादा के जमाने में जिनको था उनके बच्चों को बढ़ता चला जाएगा। तो सर इसकी जांच कोई होती है कि हम पता कर सके कि जेनेटिकली हम लोग कैंसर से पीड़ित हैं? बिल्कुल जांच होती है इसकी। अगर किसी कैंसर में जी ऐसा हमें लगता है कि ये कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है तो उसके लिए हम अलग से जांच करते हैं, और उनके प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बच्चों में भी जांच करके देखते क्या उनमें कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा, एंजेला जोनी जिसका नाम ने आप सुना होगा, हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनके मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। और उनके मदर में जब टेस्ट करा गया तो एक BRCA1 नाम का म्यूटेशन पॉजिटिव आया गया जी। तो वो म्यूटेशन होता है जो फैमिली में रन करता है, और वही म्यूटेशन जब एंजेला जोली में करा तो वो भी पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब एंजेला जोली को ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थी। तो उन्होंने प्रोफाइलेक्टली कि अपने कैंसर ना हो, इसलिए उन्होंने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी और ओवरीज भी निकलवा दी। अच्छा। लेकिन वो अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, ये पॉसिबल है, मतलब आगे रोकना पॉसिबल है। आप ब्रेस्ट का कैंसर है, आपने ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी, उससे 80% रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा। तो उन्होंने ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी। उसी म्यूटेशन से 40% रिस्क होती है ओवेरियन कैंसर की, उन्होंने वो 40% भी कम कर दी, ओवरी की सर्जरी भी करा दी। क्या बात है। और ये बड़ी न्यूज़ बनी थी उस टाइम की। नहीं हो सकता था। अच्छा, आप मेट्रो ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया के टॉप सर्जनों में, टॉप स्पेशलिस्ट में आप गिने जाते हैं। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सर आपने लिया, क्या सोच के लिया कि मतलब पैसा बनाना है या फिर लोगों की सेवा करनी है? क्या एक डॉक्टर का विचार क्या रहता है? ये मेरा बड़ा फेवरेट सा सवाल है। देखो, जब आप मेडिकल फील्ड में घुसते हो तो आपके एक हमेशा रहता है, क्योंकि जॉब है, प्रोफेशन ऐसा जो एक रेपुटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक ये जॉब ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आप नीडफुल लोगों के हेल्प करते हो, इसलिए भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर ना। और अगर डॉक्टरों में भी देखो तो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। बिल्कुल। तो ये सबसे टफ है, चैलेंजिंग है, और मेरे को ये चैलेंजेस पसंद था, इसलिए मैं तो मतलब बहुत सारे ऐसे आपके मैं देखे पेशेंट्स वगैरह आते होंगे, तो बाहर के भी आते हैं मेरे ख्याल से आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपका बाहर का कोई क्लाइंट आया हो और आपने एकदम ठीक करके भेजा हो। मैं एक तो क्लाइंट वर्ड से बड़ा मेरे को नफरत है। हम पेशेंट को पेशेंट की तरह देखते हैं, क्लाइंट नहीं देखते हैं। और जो आपने सवाल पूछा, एक नाइजीरिया के हमारे पेशेंट थे जो 2016 में पहली बार मेरे पास आए थे। नाइजीरिया से। उनको प्रोस्टेट कैंसर था, हमने उनको ट्रीट करा और वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो हमारे फॉलोअप में रहे 2020 तक। 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद में वो आना बंद हो गए, और उसके बाद में 2022 में वो US में जाके वहाँ से ट्रीटमेंट लेने लग गए। 1 साल तक उन्होंने US में ट्रीटमेंट लिया, उनकी बीमारी बढ़ गई। 2023 में वो फिर से मेरे पास आए। आज 2026 में बैठे हुए, वो एब्सोल्युटली फाइन है। क्या बात है सर। आपके में मतलब ऐसा होता है जैसे बाकी प्रोफेशन में होता है कि दूसरा डॉक्टर दूसरे की बुराई कर देता है कि नहीं यार वहाँ नहीं जाना, मेरे पास आना, आपके में ऐसा होता है या लॉबी ऐसी है कि भाई कहीं भी इलाज कराओ, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है? बहुत सारी बीमारियों में गाइडलाइन फिक्स है, तो आपको पता है कि किस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। दे आर नॉट डन बाय कि इस तरीके से नहीं होता कि भाई मेरी मर्जी है और मैं कुछ भी ट्रीटमेंट कर दूंगा। हर बीमारी का, खास करके कैंसर में, आप स्टेज पता करते हो, किस स्टेज है, कैंसर का टाइप क्या है, ग्रेड क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। क्या सर, जैसे कि डॉक्टर्स 5 साल तो पढ़ते हैं, फिर स्पेशलिटी, फिर सुपर स्पेशलिटी, आधी उम्र तो पढ़ने में निकल जाती है, तो क्या लगता है उसके बाद भी डॉक्टर एग्जाम देने जा रहे हैं और पता नहीं विदेशों में घूम रहे हैं, तो कब तक पढ़ाई चलती है और कितना स्पेशलिस्ट बना जा सकता है कैंसर के लिए? डॉक्टरों की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक वो प्रैक्टिस करते हैं तब तक उनको पढ़ाई करनी होती है, उनको अपने आप को अपडेट रखना होता है। नई नई मेडिसिन आ रही हैं, ट्रीटमेंट CMEs होती है, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन काम से मीटिंग्स होती है, जहाँ पे नए नए अपडेट्स को स्टडी करा था, डिस्कस किया जाता है और न्यूज़ शेयर की जाती है। साथ ही साथ हम इन मीटिंग्स में अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे कलीग के साथ शेयर करते हैं, और दूसरे कलीग हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर केस के साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। वो हमारे को आगे आने वाले मरीजों को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सर, कैंसर तो मतलब कई प्रकार के होते हैं। अब मान के चलिए कि जो कैंसर हो गया और दूसरी जगह डिफेक्ट हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो अब दूसरे डॉक्टर्स की भी हेल्प लेते हैं या खुद ही उसको डायग्नोज करने के पीछे पड़ जाते हैं? इसमें ऐसे होता है कि कई बार केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गाइडलाइन फिक्स नहीं होती। ऐसे केसेस जहाँ पे गाइडलाइन क्लियर कट नहीं है,
इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, और हम लोग आपस में अपने कोर ग्रुप जो ऑन्कोलॉजी के होते हैं उनसे डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मकसद हमारा ये होता है कि मरीज़ किसी तरह से ठीक हो जाए, और मरीज़ ठीक हो जाए तो आप ईगो से ज़्यादा ज़रूरी मरीज़ की जान होती है। Exactly. तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी से डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लेना चाहिए, और हम करते हैं। क्या बात है। एक पब्लिक के लिए एक सवाल है सर कि कैंसर के वो कौन से लक्षण हैं जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? कैंसर के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं। जी। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो मुंह का कैंसर जो बहुत कॉमन है इंडिया में, गुटखा बीड़ी सबसे होता है जो। तो जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करते हैं उनको ये कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। जी। उनके जो मेन लक्षण की बात करें तो मुंह में छाला बन जाना, मुंह में, जीभ में, गाल में कहीं पे जो हील नहीं हो रहा है या हील होके फिर से बार बार आ रहा है, जी। तो वो एक लक्षण होता है। आवाज़ का भारीपन हो जाना, गर्दन में स्वेलिंग हो जाना, ये है। अगर हम फूड पाइप के कैंसर की बात करें तो खाना निगलने या खाना खाने में दिक्कत हो जाने लगती है। शुरू में रोटी भी खाने में दिक्कत होती है, बाद में खिचड़ी खाने में दिक्कत होती है। अच्छा। और अगर आप उस टाइम पे भी ध्यान नहीं देते हो तो पानी पीने में भी दिक्कत आ हो सकती जाएगी। है। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर या ब्लैडर कैंसर या किडनी कैंसर की बात करें तो पेशाब की तकलीफें आती है, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की धार कमज़ोर बनना, या पेशाब आने के बाद में फिर से लगना कि पेशाब अभी रह गया है, या रात के टाइम पे बार बार उठ के पेशाब करना, या खून में यूरिन में खून आ जाना, ये भी लक्षण होते हैं। इसी तरीके से अगर हम जीआई कैंसर या कोलोन कैंसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत का कैंसर, उनके कैंसर की बात करें तो पेट में दर्द होना जी। या बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या लैट्रिन में खून आ जाता, ये इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। सर मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ मैं कि मान के चलिए किसी को कैंसर डायग्नोज कब होता है? हॉस्पिटल कई बार जाने के बाद होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आदमी को दिक्कत होती है तो एक आराम से मेडिकल पे दिखाएगा या क्लिनिक पे दिखाएगा, उसके बाद वो जांच करेगा। उस जांच जो करने वाला है उसको भी नहीं पता होगा क्या होने वाला है या कैंसर है उसको, वो धीरे धीरे स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास तक पहुंचने तक बंदा बहुत लेट हो चुका होता है, तब इस हालात में आप क्या करेंगे और क्या सलाह देंगे? ये काफ़ी आम परेशानी है जी। कि क्योंकि जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है, और नेचुरल सी बात है, वो कैंसर के बारे में क्यों सोचेगा, सही बात है। और हम भी जब अवेयरनेस टॉक्स करते हैं या फिजिशियन के साथ या आम पब्लिक के साथ, तो हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपको जब भी कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले आप नियर बाई डॉक्टर के पास जाओ या अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाए। ये फैमिली डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके लक्षण को पहचाने और टाइम से रेफर कर दें। एग्जैक्टली। नहीं, कई लोग होते हैं कि पैसा बनाने के चक्कर में बहुत सारी दवाई चल रही हैं और ये बढ़ता जाता है। देखो, गलत फहमियों का कोई इलाज नहीं, ये सारे मिथ है। हर कोई डॉक्टर, भले वो MBBS हो, स्पेशलिस्ट हो या सुपर स्पेशलिस्ट हो, उसके लिए मरीज़ का ठीक होना सबसे बड़ा पैसा है। उससे बड़ा पैसा कोई नहीं है कि अगर आप मरीज़ ठीक हो रहा है और मरीज़ आपको बाद में आके करे 10 साल पहले आपने मेरे को ठीक करा था, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। और ये मुझे लगता है हर डॉक्टर के ऊपर लागू होती है। सी बात। सर, क्या हर गांठ कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो कैसे पता चलता है? ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जी, तो जो फीमेल्स में नंबर 1 कैंसर, खास करके अर्बन फीमेल्स में, जी, तो उनका जो सबसे कॉमन लक्षण है, सिम्टम है, वो ब्रेस्ट में गांठ होती है। लेकिन फीमेल्स में जितनी ब्रेस्ट गांठ होती है उसमें 80-90% कैंसर नहीं होती है, सिर्फ 10-15% ही होती है जो कैंसर होती है। तो इसकी जांच पता कैसे चलता है? तो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे गांठ अगर ब्रेस्ट में है और वो हार्ड है और दर्द नहीं कर रही है तो कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है। अच्छा। ये कॉमन मिथ ऐसा है, जब हम फीमेल्स को पूछते हैं कि आप जल्दी क्यों नहीं आए, तो उनको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो दर्द करती है, जबकि ये विपरीत है। अच्छा। अगर ब्रेस्ट में गांठ है, स्तन में कोई गांठ है और वो दर्द कर रही है, तो ज़्यादा चांस है कि वो कैंसर नहीं होगा, वो इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। ओके। जबकि कैंसर की गांठ दर्द नहीं करती है और वो हार्ड होती है, पत्थर जैसी होती है। सर, लोगों का बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? बिल्कुल, जी हाँ, कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। शर्त यह है कि कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए, पहले पता चल जाए। आपने सुना होगा कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होता है। स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, स्टेज 4 होती है। तो अप टू स्टेज 3 के कैंसर के जो होते हैं उनको ठीक होने की संभावना रहती है। स्टेज 4 में कैंसर ठीक होने की संभावना रहती तो है, पर ना के बराबर रहती है। अच्छा सर, पहले के ज़माने में जब कैंसर हुआ करते थे, जब आपसे भी पहले डॉक्टर्स रहे होंगे बड़े बड़े,
उनका ट्रीटमेंट, अभी आप नए टेक्नोलॉजी को लेकर आए हो, नए मेडिसिन आ गई हैं, अब का ट्रीटमेंट कितना फ़र्क आ गया दोनों में? बहुत ही ज़्यादा, दिन और रात का फ़र्क आ गया। अच्छा। जो आप क्लासिकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में सुनते थे, कीमोथेरेपी, हेयर लॉस हो जाता है, आदमी काला पड़ बाल उड़ जाता जाते हैं, है, काला पड़ जाता है, सही है। बिल्कुल इस तरीके से एक भयानक सी इमेज आती है आपके सामने कैंसर का Exactly. ट्रीटमेंट सुन के, जो बिल्कुल पिछले अगर हम 1 दशक की बात करें, मेडिसिन में काफ़ी प्रगति करी, काफ़ी रिसर्च हुई है और ख़ास करके ऑन्कोलॉजी में बहुत तेज़ी से नई चीज़ें आई है और वो हर लेवल पे आई है। डायग्नोसिस लेवल पे आई है, जी। ट्रीटमेंट लेवल आई है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी से हम आगे टारगेट थेरेपी पहुँचे हैं, टारगेट थेरेपी से आगे हम एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट पे, इम्यूनोथेरेपी, CAR T सेल थेरेपी वहाँ तक पहुँच गए, जिसको हम प्रिसीजन मेडिकेशन बोलते हैं, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, जी। जिसका मतलब है हर कैंसर को अलग बीमारी समझो। 2 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सेम नहीं है, तो आप हर पेशेंट का जो ट्यूमर होता है उस पर एक आप मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं, जी। जीनोमिक प्रोफाइल करते हैं, उस सैंपल पर कहते हैं कि क्या कौन सा म्यूटेशन है जो इस कैंसर की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और उस म्यूटेशन के अगेंस्ट ही आप दवाई दे दो, तो वो दवाई जब शरीर में जाएगी तो एग्जैक्टली वो उसी जगह हिट करेगी जहाँ करनी है, बाकी सेल्स डिस्टर्ब नहीं और होंगे। बाकी सेल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आपका हेयरलेस नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती, आपका शरीर में कोई कालापन नहीं आता, और जी। आप आते हो इम्यूनोथेरेपी कराते हो और ऑफिस जाते हो। कई बार लोग ऐसे जाते हैं, अपना पंच करके आते ऑफिस में, अच्छा। डे केयर में आए, इम्यूनोथेरेपी कराई और शाम को जाके वापस आधे दिन का काम करा। सर, एक कैंसर पेशेंट की लाइफ मान के चलिए जो चल रही है और जो आम आदमी की लाइफ चल रही है, क्या इनके जीवन स्तर पर, इनके लाइफ स्टाइल पर या फिर लाइफ की एज पर कोई फ़र्क पड़ता है खास? ये वाकई बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा इसलिए है कि अभी के टाइम में जब हमने कैंसर के ऊपर काफ़ी हद तक विजय पा ली है जी। और कैंसर के पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक जीने लग गए हैं, तो फोकस आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। एग्जैक्टली। तो ठीक करना ही जरूरी नहीं है, आप ठीक करने के साथ साथ में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहे। बिल्कुल। ऐसा ना कि वो ठीक तो हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा मुंह लेके घूमता रहे, सही बात। उसका क्या सेंस बनता है। बिल्कुल। तो अब हम सर्जिकल में कॉस्मेसिस पे ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी सर्जरी हो कि पेशेंट ठीक होने के बाद में समाज में फेस कर सके, उसको आत्म गिल्ट न महसूस हो। एग्जैक्टली। सिमिलरली कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हम इस तरीके से न करें कि जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट आए, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, और खास करके उन पेशेंट में जिनका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है। एग्जैक्टली। सर, कैंसर नाम सुनते ही मतलब समाज में एक डर का माहौल बन जाता है, और डर तो छोड़िए, मतलब किसी को पता चल जाए ना कि इसको कैंसर है तो लोग उससे नज़र चुराने लगते हैं, उसको बुलाना बंद कर देते हैं अपने त्योहारों में। तो ये मतलब जो प्रथा चली आ रही है, डॉक्टर क्या कहते हैं इसको देखकर? ये काफ़ी हद तक कम हुई है, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। अभी हम जब क्लिनिक्स वगैरह या सोसाइटीज़ में या कॉर्पोरेट में जब जाके बातें करते हैं तो काफ़ी लोगों में एक्सेप्टेंस भी लोगों आई को है। लगता है कि कैंसर छुआछूत की बीमारी है, कि भैया हमसे मिलाएंगे तो हमें ट्रांसफर ना हो जाए। इसके लिए जितनी अवेयरनेस हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अवेयरनेस काफ़ी कम है और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप लोग जैसे लोग हैं जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप ले भी रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है, और इसके लिए मैं बड़ी सराहना करता हूँ आपकी कि ये आपने टॉपिक चूज़ करा, क्योंकि पब्लिक को आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप लोगों का आउटरीच बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से लोग सुनेंगे कि कैंसर की बीमारी जो है वो साथ में बैठने से या साथ में खाना खाने से या एक दूसरे का झूठा खाना खाने से या एक बिस्तर पे शेयर सोने से या एक बाथरूम, कॉमन बाथरूम शेयर करने से नहीं फैलता है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हम अपने पेशेंट और उनकी फैमिली को तो बताते हैं, लेकिन समाज को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के मरीज़ को इस तरीके से ना देखे कि वो सेकंड सिटीजन नहीं है, उसका भी हक फर्स्ट सिटीजन का ही है। क्या बात है सर। हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि इम्यूनोथेरेपी की बात की आपने, अब कीमोथेरेपी की बात करते हैं। कीमोथेरेपी नाम सुनते ही परिवार पहले डर जाता है कि यार कीमोथेरेपी होगी, जैसा कि आपने बताया कि बाल उड़ जाते हैं, शरीर काला पड़ जाता है। तो लोगों ने जो अपने बुजुर्गों को देखा है कीमोथेरेपी जिनको लगी है, उनसे बड़ा डर जाते हैं। तो एक डॉक्टर के नाते आप क्या कहना चाहेंगे उनके पेशेंट के परिवारों को और समाज को? मैं कीमोथेरेपी से पहले कैंसर वर्ड पे आऊँगा कि जब डायग्नोसिस होता है तो सबसे पहला डॉक्टर का काम ये होता है कि डायग्नोसिस को वो किस तरीके से फैमिली को तक वो न्यूज़ ब्रेक करे, पेशेंट तक ब्रेक करे और उनको कैसे काउंसिल करे। ये पहला स्टेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मेरे क्लिनिक्स में, ऑफिस में पेशेंट और इसकी फैमिली रिपोर्ट लेके आती है तो बुरी तरह शटर्ड होती है। एग्जैक्टली। पूरी तरह डरी हुई होती है कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे वाले, और आपका एक एक शब्द बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस टाइम पे जब आप क्या बोलते हो
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका काम होता है कि आप शांत वातावरण रखें और साथ साथ पेशेंट को सही जानकारी दें। सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको गलतफहमी में नहीं रख सकते हैं और साथ में उनको विश्वास दिलाए कि इससे इतना रिजल्ट मिल सकता है। क्या बात ये बहुत ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट का ऑप्शन ओपन में डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में ये आउटकम्स मिलते हैं। जब एक बार पेशेंट और फैमिली का आपके ऊपर विश्वास हो जाता है, वो ट्रीटमेंट पूरा समझ लेता है, तो काफ़ी हद तक डर ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है कि आपने बताया कि कीमोथेरेपी और कैंसर के ट्रीटमेंट से वो काफ़ी डर लगता है, तो उसका मैं जो अपने क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, अगर कोई पेशेंट लेट्स से कि ब्रेस्ट कैंसर का मेरे पास आ गया, तो लोगों को जो डर होता है, मैं अपने ही जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट वाले ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं उन 1-2 पेशेंट से मिलवा लेता हूँ। अच्छा। और वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि पेशेंट जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट देखता है कि वो 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है और वो काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं और उनकी रिकवरी हो रही है, तो जो नया पेशेंट है उसको काफ़ी राहत मिलती है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बहुत ही कंफर्टेबल मिल जाता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है फैमिली को कि भाई कैंसर है इनके। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और डॉक्टरों की तारीफ़ है ये, मतलब आप लोग इतने पोलाइट और हम्बल तरीके से बताते हो। मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ काफ़ी टाइम पहले, और कब हुआ? एम्स में हुआ। हम बहुत तमाम रिपोर्ट्स कराई हमने, और जब मैं डॉक्टर के पास बैठा था, एम्स के डॉक्टर के पास, तो एक एक वर्ड जैसे आपने बताया कानों में ऐसा लगता है कि क्या बोलने वाले हैं डॉक्टर साहब। तो जैसे उन्होंने रिपोर्ट देखी, पूछा कि आप बेटे हो उनके, तो मुझे लगा कि कुछ बोलेंगे शायद। शक तो था कि हम उसी का डायग्नोस करने के लिए आए हैं कैंसर का। तो देखो, आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, इलाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रिलैक्सली आप फील कराओ उनको, ऐसा वैसा। मेरी धड़कनें मतलब कानों में सुनाई दे रही थी कि इसका मतलब कंफर्म है कैंसर। फिर मैंने पूछा क्या मेरे फादर को कैंसर है? तो बोलते हैं कि कह सकते हैं कैंसर जैसा है। मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी स्टाइल, तरीका बहुत हम्बलनेस के साथ। तो मतलब मैंने 4 बार पूछा, सर आप सच बोल रहे हैं कैंसर है? सर सच में कैंसर? मतलब मैं होश में नहीं था अपने में ये सुनने के बाद। पर जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया, मुझे बात बताया, और फिर बाकी डॉक्टर्स ने जो मेरे को गाइड किया, मतलब एक कहा जाए सल्यूट है सर आप जैसे लोगों को जो कैंसर को इतने हल्के में लेकर इलाज करते हैं। क्योंकि हम तो डर ही जाते हैं, आम पब्लिक डर जाती है कैंसर के नाम से, पर आप जिस तरह उसको ट्रीट करते हो, सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वे ऑफ टॉकिंग इतनी कमाल की होती है कि आम आदमी को लगता है कि चलो हमारा फैमिली डॉक्टर है और घर जैसा इलाज हो रहा है। और उसके बाद तो परिणाम सामने ही है कि कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रहेगी, हर किसी को लगभग हो ही रहा है आज की डेट में। मेरे को एक बहुत मेरे सीनियर डॉक्टर हैं जी, जिनके साथ मैंने किसी ज़माने में काम करा था, उन्होंने बड़ा सही गाइड करा था। उन्होंने बोला यू अडॉप्ट द पेशेंट एंड वंस यू अडॉप्ट द पेशेंट इट बिकम्स योर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मरीज को आप बेस्ट केयर करोगे। घर जैसा रिलेशन भी हो जाता है डॉक्टर, एक घर जैसा रिलेशन होता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर पेशेंट को मैं एक घर जैसा माहौल दूं, उन्हें लगे कि यार डॉक्टर साहब सबसे करीब हमारे पास है, साथ है। उनको लगे कि यार ये डॉक्टर साहब जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा करते हैं, जबकि मैं हर मरीज के लिए कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही बनूं। अच्छा, आपको मतलब इतने फेमस हैं आप, सबसे बड़े हैं, आपसे मिलने के लिए 2-3 प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं, कभी डॉक्टर आपको, मतलब पेशेंट आपको कभी कॉल कर देता है रात को कि साहब डॉक्टर साहब ये बीमारी हो गई है, ये टेंशन हो रहा है? आ जाते कॉल, बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन आज के डेट में क्योंकि मेरी टीम काफ़ी बड़ी है तो काफ़ी कॉल फिल्टर हो जाते हैं, मेरे तक डायरेक्ट नहीं पहुंचते। वही बहुत सारे लोग ले लेते कॉल मेरे। क्या बात है सर। कैंसर के बारे में बात की हमने, आप कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि कैंसर में थेरेपीज चलती हैं अलग अलग। कितनी टाइप की थेरेपीज अब तक इन्वेंट हो चुकी हैं? आप कितनी टाइप की थेरेपीज देते हैं और किस थेरेपी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चलाया जाता है? सो कैंसर के ट्रीटमेंट की एक प्लानिंग होती है जी, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर किस जगह का है, कौन से ऑर्गन का कैंसर है जी, वो किस टाइप का है और उसकी स्टेज क्या है। इसके अलावा जो नया कैंसर में ऐड हुआ है वो है NGS, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसमें कैंसर के ट्यूमर को हम स्टडी करते हैं और उसमें मॉलिक्यूलर डिफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी। तो स्टेज, जीनोमिक सिग्नेचर, टाइप ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर के बेसिस पे एक ट्रीटमेंट होता है। और मोटा मोटी कैंसर के 3 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी। ओके। हर कैंसर की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट का रोल है। मेडिकल की बात करें तो ये पिछले 10 साल में बहुत ही तेज़ी से बदला है।
10 साल पहले जहाँ हम ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी से करते थे, अब टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गई है और इम्यूनोथेरेपी आ गई है। ओके। इम्यूनोथेरेपी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरीके से स्टिमुलेट करता है कि वो डायरेक्टली जाके कैंसर सेल को ही किल करता है। उसके आगे CAR T सेल थेरेपी आ गई है, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट आ गए हैं जो शरीर में सिर्फ कैंसर को ही किल करते हैं और नॉर्मल बॉडी की जो सेल्स होती है उनको बचा के रखते हैं। क्या बात है। तो जो क्लासिकल कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते थे, वॉमिटिंग होना, 4-5 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहना, हेयर लॉस हो जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, वो इन इम्यूनोथेरेपी वगैरह से नहीं होते। सर आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पता चलने के बाद भी कि मुझे कैंसर है फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो जाते किसके पास हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास में, बाबाओं के पास, ओझाओं के पास। एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? मैं यूँ कहूँगा कि गुड सेंस प्रिवेल। अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है। लोगों को लगे कि जाए, उनसे सही सवाल पूछे, और मैं क्या बोलूँ उन लोगों के बारे में जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं हो। एग्जैक्टली क्या लगता है कि वैसे आप कहोगे नहीं इस बात को, आयुर्वेद में या फिर यूनानी में कैंसर का इलाज संभव है? जो दावा ठोकते हैं कि भाई कैसा भी पेशेंट ले आओ। मैं क्योंकि वो पैथी मैंने पढ़ी नहीं है तो उनके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो कहीं और से ट्रीटमेंट इन डिफरेंट पैथी से करा के आया और बोला कि जी ठीक हो गया होगा। तो मैंने देखा नहीं। तो मैं ये बताना बड़ा मुश्किल है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक हो जाए तो कहीं से भी ठीक होने से मतलब है। एग्जैक्टली कोई भी ठीक करे, बस मरीज ठीक हो जाए। ठीक हो जाना चाहिए। सर क्या होता है कि जैसे कि वकील कहता है कि भाई ये क्लाइंट बार बार मेरे पास आना चाहिए, उसके लिए वो कोशिश करता है डेट को बढ़ाया जाए। क्या डॉक्टर भी, मतलब आप गलत मत सोचिए, क्या डॉक्टर भी ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि ये पेशेंट बार बार मेरे पास आना चाहिए? देखो, मेडिकेशन या मेडिसिन फील्ड है ना, वो बड़ा डायनेमिक फील्ड है जी इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स के 2+2 4 ही होगा। जी जैसे किसी को फीवर और हेडेक है तो उसको टाइफाइड भी हो सकता है, दूसरे मरीज को फीवर और हेडेक है उसको डेंगू भी हो सकता है, तीसरे मरीज को फीवर और हेडेक और मलेरिया भी हो सकता है। जी तो आप इससे समझ गए होंगे कि ऐसा फिक्स नहीं है ना कि सबका सिम्टम्स सेम सिम्टम से डायग्नोसिस सेम ही हो। सेम हो। राइट। और आपके सवाल का जवाब है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसका मरीज दोबारा उसके पास उसी तकलीफ से आए। लेकिन कहीं ना कहीं सर पैसे कमाने की होड़ सब में लगी हुई है, तो इस प्रोफेशन में तो और भी ज़्यादा है। नहीं सर, पैसे कमाने के लिए इस तरीके से किसी की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और पढ़ा लिखा डॉक्टर तो कोई नहीं कर सकता। मैं उन डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर के ब्याह पे बोल सकता हूँ कि ऐसा पढ़ा लिखा डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं करता कि भाई मैं आधी डोज दे दूँ या कम डोज दे दूँ या गलत डोज, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्या बात है सर। वो 5 आदतें लोगों को बताइए जिनके अपनाने से कैंसर को रोक सकते हैं या कैंसर ना हो ऐसा प्लान कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि कैंसर हो ही ना। एग्जैक्टली तो उसके लिए आप लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपनी नींद पूरी ले, खाने में प्रोसेस्ड फूड ऑयल वगैरह से दूर रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लॉस या वेट मेंटेन करके रखें, अपना वेट मेंटेन करके करें। क्या बात है। कोई भी जो जंक फूड से या टोबैको से दूर रहे, क्योंकि वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज फॉर कैंसर अक्रॉस द बोर्ड इज टोबैको यूज। ओके। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मल लोगों की इंक्वायरीज आती है कि क्या बियर पीने से कैंसर नहीं होता है। ये बड़े लोग कंफ्यूज हैं और अलग अलग तर्क देते हैं, तो क्या लगता है बियर पीने अल्कोहल किसी भी रूप में कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है, चाहे वो कितनी मात्रा में ली जा रही हो। अल्कोहल किसी भी रूप में कितनी भी मात्रा में कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। अच्छा। मैंने आपको दोबारा यही लाइन बोली। ओके ठीक है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ जो एक कॉमन है कि कई सारे औरतों में, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा डर बैठा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर क्या पूरी तरह रिकवरी होने के चांसेस हैं उसके, या फिर पूरी तरह नहीं हैं? क्या इसका मतलब फ्रिक्शन है माइंड? ब्रेस्ट कैंसर के पूरी तरह ठीक हो जाने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हो सकता है, होता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस ऑफ रिकवरी है जी। अगेन इट डिपेंड्स के स्टेज क्या है। जैसे स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है, 95% क्योर रेट है। ओके। स्टेज 2 में थोड़ी रेट कम जाती है, स्टेज 3 में और कम हो जाती है, स्टेज 4 आते आते और भी कम हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी को स्टेज 4 कैंसर भी है जी, तो आज की डेट में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जो करंट या मॉडर्न मेडिकेशन जो अवेलेबल है, जी ट्रीटमेंट के साथ में एक लंबी जिंदगी विद क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन दी जा सकती है। सर, दूसरे कैंसर की बात करें, ब्लड कैंसर की बात करें, ब्लड कैंसर का पेशेंट एक कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है या कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी सो है? ब्लड कैंसर ना बहुत सारी वैरायटी है ब्लड कैंसर में। कुछ लो ग्रेड लिम्फोमा होते हैं, कोई हाई ग्रेड लिम्फोमाज होते हैं, ल्यूकीमियाज होते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया होते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं। ये सारे ब्रॉडली ब्लड कैंसर में काउंट किए जाते हैं। तो इसी में कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती है जो बिना ट्रीटमेंट के कुछ कई टाइम तक चलती है। कुछ जो हल्की सी टैबलेट, जैसे CML नाम की एक बीमारी है, उसको ब्लड कैंसर में करते हैं, पर एक टैबलेट दे तो सालों सालों सिर्फ टैबलेट्स के भरोसे चल जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से इजी हो गया उस CML को ट्रीट करना। तो इसी प्रकार माउथ कैंसर की बात करें, लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, एक टाइम बाद छाले पड़ जाते हैं और माउथ कैंसर डिटेक्ट होता है। क्या लगता है आपको कि एक माउथ कैंसर पेशेंट ठीक हो सकता है या उसकी सिर्फ दवाइयों के भरोसे लाइफ चल रही है? माउथ कैंसर के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज हो तो। अच्छा अगर उस स्टेज में माउथ कैंसर डायग्नोज हो जाए जहाँ पे सर्जरी संभव है, अच्छा तो सर्जिकल रिसेक्शन हो जाता है। उसकी बायोप्सी की एक हिस्टोपैथ रिपोर्ट बनती है जी और रिपोर्ट के बाद में डिसाइड होता है कि आगे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। कभी कभी किस पेशेंट को रेडियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत पड़ती और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि कैंसर बैक करता है, दोबारा आता है, तो ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कैंसर एक बार ठीक हो जाता है, उसके बाद में उसके फिर से आने की संभावना रहती है, ज़्यादा रहती है। इसको हम बोलते हैं रिलैप्स। ओके और इसीलिए जब कैंसर का मरीज एक बार ठीक हो जाता है तो उसको हम एक रेगुलर फॉलो प्लान देते हैं। शुरू के फर्स्ट ईयर में उनको एवरी 3 मंथ बुलाते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। दूसरे साल में उनको 6 मंथली बुलाया जाता है जी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैंसर के फिर से आने की संभावना कम हो जाती है और लगभग 4-5 ईयर्स के बाद में फिर हम पेशेंट को फॉलोअप में बुलाना बंद कर देते हैं। सर, आप जैसे मेट्रो हॉस्पिटल में बैठते हैं और कई सारे पेशेंट डील कर चुके हैं, हज़ारों, आपको क्या लगता है कैंसर पेशेंट की लाइफ आपके मैक्सिमम कितनी रही है आपके एक्सपीरियंस में? बहुत सारे कैंसर पेशेंट है जो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी बनाऊंगा। जी 2014-15 में एक लड़की आई थी हमारे पास, मेरे पास आई थी लड़की, और वो कई छोटी जगह से आई थी, बरेली या जगह याद नहीं है, जहाँ से उसको बोला कि तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अभी कैंसर हो गया, और घबरा के आई हुई थी। आज वो 2 बच्चों की माँ है, अच्छा बिल्कुल ठीक है, आती है मेरे को जस्ट मिलने के लिए, क्योंकि अभी फॉलोअप उसका बंद हो गया, पर वो साल 1-2 साल में एक बार जरूर मिलने आती है। उसके मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल करती है, बच्चों से बात करवाती है। और बात है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, हम कैंसर सर्वाइवल मीट करते हैं, अच्छा मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे आते हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए। हम कभी कभी पेशेंट को भूल जाते हैं, अरे कि सर 2015 में आपने ट्रीट करा था। अच्छा वो इनफैक्ट वो भी भूल गए किसी कैंसर का ट्रीटमेंट भी हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी 10 साल से अपना ट्रीटमेंट बंद करके बैठे हुए और बिल्कुल ठीक है। सर, मतलब बहुत सारे पेशेंट होते होंगे, क्योंकि बीमारी इतनी गंभीर का इलाज करते हैं आप, जो नहीं जी पाए, जिनकी हॉस्पिटल में, घर में डेथ हो जाती है। कैसे फेस करते हैं आप इस सिचुएशन को, उनके फैमिलीज़ को, या आपको कभी दुख होता है कि यार ये मेरा ही पेशेंट था, इसको ठीक कर रहा था? बिल्कुल, जान किसी भी इंसान की जान चले जाना, आपके सामने जाना या आपके केयर में है तो दुख का मोमेंट होता है, लेकिन हम पेशेंट या फैमिली से बात करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि हमारा ये प्रोफेशन है, और हम अगले पेशेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे को बीमारी ऐसी है ये कैंसर की, तो ये तो बोल नहीं सकते कि कोई किसी का डेथ नहीं होगी। एग्जैक्टली तो फेस करते हैं। आप सर सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ से कोई गलती हो जाए और आपको रिग्रेट हो इस चीज़ का कि नहीं यार गलत दवाई दे दी या गलत सलाह दे दी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि गलत दवाई दे दी। अच्छा, सवाल ही नहीं उठता कि ओवरडोज दे दिया? नहीं, बिल्कुल दवाई ओवरडोज का सवाल इसलिए नहीं उठता कि ये मल्टीपल चेक लेवल्स पे होते हैं। मैं दवाई लिखता हूँ, सिस्टर ट्रेंड होती है, वो दवाई का ऑर्डर करती है। अगर मेरी डोज, सपोज करो मैंने डोज ऊपर नीचे लिख दी, तो सिस्टर का तुरंत फोन आ जाए कि सर आपने इसकी ये डोज लगी, इतनी ही देनी है अच्छा, कि वो आपको बोल रेगुलर सकती डोज है। दे दी, इमीडिएटली फोन आएगा। ओके, ठीक है, फिर वहाँ से सपोज करो सिस्टर ने भी उतनी ही भेज दी जो मैंने एक्स्ट्रा डोज लगी है, फार्मेसी से कॉल आ जाएगा आपने इतनी क्यों मंगा रही, इसकी डोज तो इतनी होती है। गाइडलाइन फिक्स है मतलब? फिक्स है। तो अगर किसी पैरासीटामोल की डोज 650 है और मैंने 1650 लिख दी, तो नर्स वहीं पे रोक देगी,
वापस बुलाया कि सर ये 1600 क्यों लिखी है। नर्स के वहाँ से गए तो फार्मेसी वाला रोक देगा, 1600 वो इशू नहीं करेगा। वहाँ से आ भी गई तो जो कीमो एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो नहीं देगा। सो देयर आर मल्टीपल चेक्स। ऐसा नहीं कि गलत दवाई का तो सवाल ही नहीं उठता बिल्कुल। क्या एक जैसे कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और भी डॉक्टर्स होते हैं आपके जूनियर्स होते हैं, ये अलग अलग फील्ड्स में होते हैं, एक कैंसर का डॉक्टर बनना और बाकी नॉर्मल एमबीबीएस बनना, फिजिशियन बनना, कितना फ़र्क है दोनों में? देखो कैंसर जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट है, तो आपको एमबीबीएस तो करनी होती है। एग्जैक्टली। उसके बाद में आपको एमडी भी करनी होती है, और उसके बाद में आपको डीएम या डीएन भी करनी होती है। तब जाके आप सुपर स्पेशलिस्ट तो लाइफस्टाइल मतलब दोनों की एकदम अलग हो जाती होगी कि आपकी जो बिजी शेड्यूल्स हैं, लाइफ है, बिल्कुल का लेवल है वो भी बहुत अपग्रेडेड लेवल है आपका। बिल्कुल लेवल बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, आपकी पेशेंट प्रोफाइल बदल जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल बदल जाता है। बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, वो कंफ्यूज होते हैं बड़े कि भाई स्पेशलिटी किस में करें, क्या आप सजेशन देना चाहोगे उनको? मैं उन डॉक्टर को ये बोलूँगा कि अभी की जो वर्क एट हैंड है उस पर ध्यान दें। आप एमबीबीएस अच्छे से करो, वो ज़रूरी है। एमबीबीएस एक फाउंडेशन होता है, अगर आपने वो अच्छा करा है तो आगे वाली भी चीज़ें अच्छी होती जाएगी। एक परिवार जो डरता है सर कैंसर के कारण में, उन परिवार को, इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? समाज के लिए संदेश मेरा ये है कि कैंसर से सबसे पहले कोशिश करें कैंसर हो ही ना, तो जो मैंने 5 हैबिट्स बताई उस पर फोकस करें, और कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में अवेयर रहे। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग होती है तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जा सकता है। अगर स्क्रीनिंग भी नहीं है तो कैंसर के कोई लक्षण जो हम कॉमन बताते हैं उनसे अवेयर रहे, और इस तरीके का कोई भी लक्षण होता है तो अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर मिले। और अगर फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया तो किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले, उनसे तसल्ली से बात करें, अपने जो सवाल है उनसे पूछे, अपना डाउट है वो क्लियर करे, और राइट ट्रीटमेंट करें तो रिजल्ट संभव है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तो जनता को ये कहता हूँ कि जिन लोग को ये डर है कि भाई कैंसर दिख जाएगा, पता चल जाएगा तो एक तरह से मौत है, ऐसा नहीं है। आप कैंसर को डायग्नोज कीजिए और अच्छे स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में जो आज भी चाहते हैं कि समाज में कम से कम कैंसर के पेशेंट्स पैदा हों। उसके लिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, जगह जगह जाके कैंप्स लगाते हैं। आर.के. चौधरी साहब मेट्रो हॉस्पिटल में बैठते हैं और इंडिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि एक पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, समाज में कैसे एक्सेप्टेंस दिलानी है, कैसे उनसे बर्ताव करना है, ये भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे ही अपने लोग कहीं ना कहीं इनसे पीड़ित हैं। और कैंसर एक बीमारी के रूप में ना देखें, कैंसर को इस तरीके से देखें कि हमारी ही कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि हमारे आसपास के लोग इससे पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है समाज में, और ऐसे डॉक्टर्स जो दिन रात एक करते हैं, बड़े बड़े लोगों का इलाज कर चुके हैं, लाखों परिवार में राहत मिल चुकी है। कैंसर एक आम बीमारी हो चुकी है, इसको जल्दी से डायग्नोज कराइए, जल्दी से इलाज शुरू कराइए, और बाबाओं के, ओझाओं के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो सलाह दी, और मुझे लगता है कि आपके बात को पूरी दुनिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। और आपकी जो सलाह है कि जल्दी से जल्दी मिलें, डायग्नोज कराएं, ताकि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सके, वो स्टेज आ ही ना पाए जहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी इंसान का डायग्नोज होना। ये बहुत अच्छी सलाह है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आपके इस पॉडकास्ट से पूरी दुनिया जागरूक होगी। बस मेरा यही संदेश है, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़े, और कैंसर की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। क्या बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।